दो चरणों में होंगे गुजरात विधानसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर को वोटिंग, 20 दिसंबर को काउंटिंग। केंद्र के सौतेले रवैये का हिमाचल की जनता देगी जवाब। सीएम धूमल ने कहा, यूपीए सरकार ने की प्रदेश की अनदेखी। राजकोट से सोनिया की मोदी को ललकार। विकास, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर गुजरात सरकार को घेरा। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया। महिलाओं पर विवादित बयान देने का मामला 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। पटना में स्टेट रोड मैप का किया उद्घाटन। कल मिथिला विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। दो 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव की बात है। सारा चुनावी गणित और सियासी समीकरण मोदी के खिलाफ बताए जा रहे थे। चुनावी पंडितों के विश्लेषण से उत्साहित कांग्रेस ने मोदी पर हमले की धार तेज कर दी थी और सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर करार दे दिया। इस एक बयान ने चुनावी फिजा का रंग बदल दिया और मोदी उन चुनाव में एक बार फिर भारी बहुमत से विजयी होने में सफल रहे। अब एक बार फिर गुजरात विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार फिर पिछले विधानसभा चुनाव की कहानी ही दोहराई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और न्यूज लाइन में आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव की। जी हां, नाम नहीं लेकिन निशाना वही। गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान के बीच सोनिया गांधी मोदी के गढ़ गुजरात पहुंची और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोली। जी हां, सोनिया गांधी ने सरकार के खिलाफ तो हल्ला बोला, लेकिन कहीं भी उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। तारीखों के औपचारिक ऐलान के बीच गुजरात का चुनावी गदर शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से इस चुनाव को मोदी बनाम सोनिया करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोनिया गांधी ने भी मोदी के गढ़ राजकोट से चुनावी रणभेरी फूंककर इसका जवाब दे दिया। हालांकि सोनिया इस दौरान सीधे सीधे मोदी से उलझने से बचती हुई दिखाई दी। हमें अभी मीलों आगे जाना है, लेकिन हम जहां से चले थे वहां से मीलों आगे आ चुके हैं। यह तो बहुत खुशी की बात। जहां इसकी खुशी है वही यह दुख भी है कि हमारे विरोधियों को देश में ना कोई उन्नति दिखता है, ना प्रगति, न प्रगति, लेकिन सिर्फ बर्बादी और अंधकार ही अंधकार की बातें करते हैं। सोनिया ने भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को दो मुहा करार दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर गुजरात में लोकायुक्त का गठन क्यों नहीं किया गया और गुजरात सरकार वैट कम क्यों नहीं करती ताकि महंगाई कम हो। सोनिया ने किसानों की आत्महत्या पर भी सवाल खड़े किए। जाहिर तौर पर सोनिया मोदी को उनके विकास के दावों पर ही घेरना चाहती है। की आदत भी होती है और उपलब्धि का कंगा अपने सिर पर लगाने की वे लगाते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात के लोगों ने, सौराष्ट्र के लोगों ने, किसानों, मजदूरों, शिल्पकारों, दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों ने अपनी लगन और मेहनत से न केवल अपने राज्यों में बल्कि दुनिया भर में नाम कमाया है।
सोनिया गांधी गुजरात सरकार पर दो तरफा हमला कर रही थी। एक तरफ वो मोदी सरकार की नाकामी बता रही थी, तो दूसरी तरफ केंद्र की यूपीए सरकार के विकास गाथा का गुणगान कर रही थी। एक तरफ उन्होंने एफडीआई के फैसले को किसानों के लिए लाभकारी बताया, तो दूसरी तरफ उन्होंने गुजरात सरकार को दिए गए विकास फंड का हिसाब किताब बताया। क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में या मूलभूत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के हो, यही नहीं, शायद आपसे ये बात जानबूझकर छुपाया जा रहा है कि यूपीए सरकार ने भाजपा की एनडीए सरकार ने 50% ज्यादा फंड गुजरात के विकास के लिए दिए हैं। सोनिया गांधी गुजरात सरकार पर खूब बरसी, खूब बुरा भला भी कहा और खूब खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। दरअसल सोनिया इन चुनावों को किसी भी सूरत में मोदी बनाम सोनिया का रंग देना नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि पिछले विधानसभा चुनावों का सबक उन्हें अभी तक याद है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो सोनिया गांधी ने खूब हल्ला बोला, सोनिया गांधी ने खूब कोसा, खूब बुरा भला कहा गुजरात की सरकार को भी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। अब सवाल यह है कि अब अगले चुनाव में, दिसंबर में जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्या मोदी को फिर से वही एडवांटेज मिलेगा जो पिछली बार मिल गया, मौत के सौदागर का एडवांटेज। सिर्फ एक वक्तव्य ने पूरे चुनावी गणित को उलट के रख दिया था। हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुअज्जिज मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं और शकील अंसारी साहब हैं हमारे स्टूडियो में, अनिल ठाकुर साहब हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे ओबी पर जुड़े हैं रामदास अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं और नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं और इसके साथ बहुत समझदार नेता हैं, काफी संजीदगी से सोचते हैं और उसको सामने रखते हैं। हमारे साथ पूर्व प्रभारी भी, कुछ ही पूर्व प्रभारी भी जी, कुछ ही देर के बाद हमारे साथ एक और मेहमान हमारे जुड़ेंगे। वो जैसे ही जुड़ते हैं हम आपको उनका नाम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अनिल जी के पास और अनिल ठाकुर से हम इस बहस की शुरुआत करना चाहते हैं। अनिल जी, सोनिया गांधी गई गुजरात, सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो खूब बरसी, खूब कोसा उन्होंने। इसके पहले नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के ऊपर जो खर्च भारत सरकार ने किया है उसका हिसाब किताब मांगा था। 1880 करोड़ रुपए उन्होंने कहा था। अगर फिगर की बात करें, वो फिगर चाहे जो भी हो, फिगर 1800 करोड़ हो, 8 करोड़ हो, 8 रुपए हो, लेकिन सवाल जिस बात को हम पिछले कुछ दिनों से बात की बहस के दायरे में रखा था कि क्या भारत सरकार सोनिया गांधी के इलाज पर पैसे खर्च कर सकती है, ये बात थी। इसको अगर दरकिनार कर दें तो आज सोनिया गांधी का गुजरात दौरा को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या वो बहुत संभल कर नहीं चल रही हैं? सोनिया गांधी मोदी का नाम एक बार भी नहीं लिया। अनिल ठाकुर। सोनिया गांधी देखिए फूंक फूंक के कदम रखेंगी आगे भी जी, इसलिए कि सोनिया गांधी ये साबित करना चाहती हैं कि उनकी जो ऊंचाई है, उनका जो राजनीतिक कद है, वो यहाँ बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। और आप देखेंगे कि इसके पहले भी, चाहे वो लोकसभा के भीतर बहस हो, लोकसभा के बाहर बहस हो, उन्होंने एक दो बार, अगर 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने खुद जाके हस्तक्षेप किया है, अन्यथा उन्होंने अपने सिपह सालारों को हमेशा आगे बढ़ाया है। खुद कभी मैदान में कूद कर उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की है जी। ये तब भी हुआ जब आडवाणी जी ने लोकसभा में एक बात कही और सोनिया गांधी ने खुद उसका जवाब देने की कोशिश की और अपने सांसदों से भी कहा कि आप चुप न बैठें। तो सोनिया गांधी का एक रहा है बहुत शुरू से इस तरह का, और शुरू से अगर देखें तो सोनिया गांधी इस कोशिश में रहती हैं कि अपने कद को वो थोड़ा सा, लेकिन ये देखना जरूरी है
कि गुजरात में जो चीजें चल रही हैं और जिस तरह से चल रही हैं, वो जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया, नरेंद्र मोदी जी ने जो पैसे का हिसाब 1880 करोड़ का जो हिसाब मांगा था, उसके बारे में अभी तक कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। और अब तो ये भी बात सामने आई है एक आरटीआई के दौरान ही कि नरेंद्र मोदी ने जो आरोप लगाया था कि उनके इलाज पर भारत सरकार का पैसा खर्च हुआ है, यानी प्रकारांतर से जनता की जेब से वो पैसा गया है, टैक्स पेयर्स का जी, तो ये बात भी अब सामने आ रही है कि नहीं, ऐसा भारत सरकार की तरफ से या सरकारी खजाने से कोई पैसा उनके इलाज पर खर्च नहीं किया गया जी। तो ये जो लड़ाई है पूरी की पूरी, मेरा ये मानना है कि इस लड़ाई को, चाहे वो चुनावी जंग में मर्यादा का उल्लंघन होता रहा है अब तक, तो मेरा ये मानना है कि चुनावी जंग में मर्यादा का उल्लंघन न हो, किसी भी चुनावी जंग में गलत आंकड़ों के साथ लड़ाई न लड़ी जाए और किसी भी ऐसी अफवाह को बल न दिया जाए जिसके कारण किसी के व्यक्तित्व पर आंच आए। जी बिल्कुल, बिल्कुल अनिल ठाकुर, बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। गलत आंकड़े नहीं बताए जाएं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो बेमानी हैं। सवाल इस बात का है, जैसा मैंने इसके पहले निवेदन किया, कि वो 8 करोड़ हो, 8 रुपए हो या 1880 हो, क्या भारत सरकार उनके इलाज पर इसको खर्च कर सकती है? सवाल इस बात का था। हम चलते हैं अग्निमा के पास, हमारी राजनीतिक संपादक हैं, और अग्निमा से जानने की कोशिश करते हैं कि सोनिया गांधी के गुजरात के दौरे का निहितार्थ क्या है और वो क्यों नरेंद्र मोदी का नाम लेने से बच रही थी। उसके बाद, अग्निमा के बाद, हम चलेंगे रामदास अग्रवाल जी के पास, सीधे सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम शकील अंसारी साहब के पास आएंगे। जी अग्निमा का संपर्क हमसे विच्छेद हो गया है, इसलिए वहां हम नहीं जा सकते। रामदास अग्रवाल के पास चलते हैं। रामदास जी, सोनिया गांधी अगर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेकर अपने को बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रही हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले अनिल जी की जो बात उठाई है उसका जवाब देना चाहता हूं। जी, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक बात कही थी कि आरटीआई की मार्फत उनको सूचना मिली है कि 1880 करोड़ रुपया सोनिया जी की विदेश यात्रा पर 3 साल में खर्च किए गए। जी, उन्होंने कभी भी इलाज का मामला नहीं उठाया है। जी, इसलिए लेट अस करेक्ट आवरसेल्फ दैट ही हैज नॉट रेज्ड दिस इश्यू। ओके, दिस इज ए पर्सनल इश्यू। जी, कोई बीमार है या क्या है, अगर बीमार हैं और बीमार से गई है तो एक अलग बात होगी, लेकिन उन्होंने जो रेस किया है वो है कि विदेश यात्रा पर कितना खर्च हुआ। जी, बस इसका जवाब सरकार दे दे, इसमें बहस की जो गुंजाइश नहीं है। जी, और अगर मोदी जी ने गलत कहा है तो दुनिया सब मान लेगी कि भाई हाँ सच नहीं है। जी, इसमें बहस की क्या जरूरत है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा उदय जी, 1 करोड़ है कि 800 करोड़ है, ये मटेरियल नहीं है। जी, उनकी विदेश यात्रा पर, अगर आप राष्ट्रपति की विदेश यात्रा पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, प्रतिभा पाटिल जी जब बाहर गई थी तब कहा गया कि इन्होंने इतना खर्च किया, तो वैसे ही सोनिया जी अगर बाहर गई हैं तो सरकार ने कितना खर्च किया उतना पता दें। जी, इसमें और ज्यादा सरपंची करने की क्या जरूरत है? इसमें आग बबूला होने की कोई जरूरत नहीं है। जी, किसी व्यक्तित्व को बिगाड़ने का सवाल नहीं है। हमने सबके लिए पूछा, उनके लिए पूछेंगे जी। कि हमारी जबान बंद करना चाहते हैं? चलिए, कभी नहीं ये बात हम समझ गए, और देखिए, सुनिए मेरे, और सारे लोग दूसरी स्टैंड बात। करेक्टेड। अब आप आगे की बात करें। जी, हाँ जी, मैं अब ये कहना चाहता हूं, मैं प्रभारी रहा हूं गुजरात का 2000 से 2002 तक। जी, गुजरात को मैंने भी बहुत निकट से देखा है। गई बार जब सोनिया जी ने 2007 में चुनाव प्रचार करने गई थी, उस समय बड़े जोर से और जोश से और बड़े रोष में उन्होंने कहा था कि मोदी मौत का सौदागर है, और आपने कहा अभी कि ये पासा उनका उल्टा पड़ा। अब मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सोनिया जी ने अगर ये तय किया है कि चुनाव के अंदर वो विकास के मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि किसी भी स्टेज के ऊपर
आमने सामने बैठकर ये चर्चा हो जाए कि क्या गुजरात का विकास मोदी जी के राज में कितना हुआ है। जिस विकास को दुनिया ने माना है, जिस विकास के लाभ गुजरात की जनता को मिला है, उसको सोनिया जी अगर चैलेंज करती हैं तो वो अपनी सूचना के आधार पर वो बिल्कुल गलत हैं। हम जो कहना चाहते हैं, हम लड़ेंगे चुनाव विकास के आधार पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी समय समय पर चुनाव के मुद्दे बदलकर कभी सांप्रदायिकता, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई और कभी मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये बोल करके चुनाव प्रचार शुरू करती हैं। जी, ये अच्छा है अगर उन्होंने ये बात, और मैं चाहूंगा कि वो जब तक चुनाव नहीं होते हैं विकास के मुद्दे को गुजरात में चुनाव का मुद्दा बनाकर चलें। जी और हम रामदास उस जी, चैलेंज को स्वीकार जी, करके बिल्कुल रामदास जी, मोदी इस बात को आपकी साबित बात हम करेंगे। समझ गए। अब हम दूसरे अतिथि के मोदी पास इस बात चलना को चाह रहे साबित हैं। करेंगे कि गुजरात रामदास का जी, विकास बिल्कुल सही कितना बात हुआ है। हम शकील अंसारी साहब के पास जाना चाह रहे हैं। आपकी बात समझ गए, आपकी बात सारे हमारे जितने दर्शक हैं उन लोगों ने भी सुन लिया। विकास का अगर मुद्दा है आपकी तरफ से, वो स्वीकार और स्वागत करने योग्य है। ये अच्छी बात है और आप इसको स्वीकार करते हैं, चैलेंज को स्वीकार करते हैं। शकील अंसारी साहब, मैं फिर से वही अपने पुराने सवाल पर आऊंगा। सोनिया गांधी जी ने अगर मोदी जी का नाम नहीं लेना एक अपने स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन के तहत किया है, तो ये कैसे आप इसको करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या ये स्वागत योग्य है? देखिए, गुजरात में चुनाव की घोषणा आज हो गई है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी योजनाएं काफ़ी दिनों से बना रही थी। गुजरात का चुनाव बार बार बीजेपी के लोग और नरेंद्र मोदी खुद भी इसको कॉमनल बना के लाभ उठाने का प्रयास करते हैं जी, और वो प्रयास करने में सफल कभी कभी स्वयं खुद होते हैं या कभी कोई बयान का आधार बनाते हैं या किसी पत्रकार की खोजी पत्रकारिता के आधार पर कुछ साक्ष्य अगर जमा हो जाता है तो उसको भी। तो ये चलिए बहुत पुरानी बात हो चुकी। अब डेवलपमेंट का मुद्दा है, कम्युनलिज्म इज नॉट इशू। अगर गुजरात में नहीं है तो वो जनता देखेगी कि जनता को क्या करना है। अगर सबको सुख है, सब समुदाय के लोग एक साथ मिल के रहते हैं तो रहना चाहिए। लेकिन किसानों की मौत का रेट सबसे ज्यादा गुजरात में है। कुपोषण का पूरी दुनिया का जो हिंदुस्तान का सबसे बुरा जो हाल था वो गुजरात का आया है। महिलाओं की परिस्थिति पर जो रिपोर्ट आई है उसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा हालत खराब है और उस पर बहुत ही भद्दा नरेंद्र मोदी जी का वो उस पर टिप्पणी आ चुका है, जिसकी वजह से फिर काफी हंगामा। तो ये इशू डेवलपमेंट अगर है तो डेवलपमेंट के निश्चित रूप से गुजरात को आप देखिए, कोई आज के गुजरात नरेंद्र मोदी जब से चीफ मिनिस्टर बने वो गुजरात नहीं है। हिंदुस्तान में गुजरात वो ऐसा सूबा है जहां डेवलपमेंट सबसे ज्यादा बहुत पहले से हुआ है, अन्य सूबों के कल्पना में ऊपर रहा ही, और आज भी अगर ऊपर है तो कोई नरेंद्र मोदी जी की कोई योजनाओं के तहत नहीं है, बल्कि गुजरात के लोगों की, उनकी मेहनत, उनकी परंपरा, उनके जो पुराने ट्रेडिशन है उसकी बुनियाद पर गुजरात ऊपर है, देश के नक्शे में डेवलपमेंट में आगे है। तो ये बात केंद्र के साथ उनके हजार मतभेद के रिश्ते होने के बावजूद केंद्र ने अपनी पूरी जो समझिए योजनाएं हैं गुजरात को दी, फंडिंग जो है गुजरात को दी। एक चीज मैं आपको विशेष रूप से बोलना चाहता हूं, लेकिन उसी गुजरात में अगर अल्पसंख्यक विभाग के जो फंड स्कॉलरशिप के छात्रों के लिए गए उनका उपयोग गुजरात की सरकार ने नहीं किया, ये कह के कि वो हम अल्पसंख्यकों के लिए इसलिए फंड का उपयोग नहीं करेंगे। तो क्या वो अल्पसंख्यक जिसकी आज वो दुहाई दे रहे हैं, क्या वो गुजरात के वासी हैं कि नहीं हैं? गुजरात में वो फंड जाता तो वो छात्र और छात्राएं अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करते तो उससे लाभ उनको मिलता कि नहीं? और एक बात और हम अपनी खत्म करते हैं जी, एक बात और जो आपने सवाल पहले उठाया था, अभी रामदास जी बहुत अच्छे से बोल रहे थे। संक्षेप में शकील साहब, संक्षेप तो है ना, लेकिन 2 ही मिनट मैं बोला हूं ना, 2 ही मिनट मैं बोला हूं ना। जी, और मैंने 20 मिनट सुना भी तो है जी, इसलिए मुझे भी तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन वो 20 मिनट सुना है, 2 मिनट हम बोले हैं। उस रेशियो में नहीं है, जो भी आपकी बात है, बात हम कह रहे हैं, बात को है ना, पहले भी वो समय का ख्याल रखा जाता तो ज्यादा बेटर होता। जी, सोनिया जी के
दौरे के मुतालिक अभी आपने बात की जी। सबसे पहली बात आपने प्रश्न उठाया था उनके राइट्स का जी। तो मैं अपने तई ये बताना चाहता हूं, पार्टी अपने तरीके से, कांग्रेस पार्टी या सरकार अपनी बात बताए कि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है और यूपीए की चेयरपर्सन का स्टेटस के हिसाब से उनको सरकारी सुविधाएं लेने का अधिकार है। अब लिया है नहीं लिया है वो अलग है। जी। रामदास जी बोल रहे थे कि मोदी जी ने पूछा है, मोदी जी ने नहीं पूछा है, ये वो गलत बयान दे रहे हैं। वहां के कोई एनजीओ ने पूछा और उस एनजीओ के बेस पर कौन अखबार में छपा, वो अखबार को लेके उन्होंने 1800 कितना रुपए का जो 1800 करोड़ का वो आंकड़ा दे दिया। हिसार के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने हाँ, वो पूछा तो वो था आंकड़ा और दे दिया, लेकिन वो हिसार के आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा जी कि मैंने जो पूछा है उसके कोई आंकड़े नहीं मिले और मोदी जी जाने गए वो नहीं, कहां सवाल से इस आंकड़े बात ले का आए? नहीं है कि उनको मिला या नहीं मिला, सवाल इस बात का है कि सरकार को नहीं, कम नहीं। से कम ये बताना चाहिए नहीं कि बताना अगर चाहिए। 1880 नहीं, वो प्रश्न एकदम अलग जी, है, जी। यहाँ वो प्रश्न ही नहीं उठता है। जी जो आरटीआई का कह के वो बताया जा रहा है वो कंप्लीट झूठ है जी इसलिए कि वो आरटीआई का जवाब नहीं मिला। जिस अखबार की बात की जा रही है उसके एडिटर का कल आपके चैनल और दूसरे चैनलों पर कंट्राडिक्शन आ गया है जी। तो ये मोदी जी ये मन घड़त कहानियां जो बना रहे हैं, आंकड़े कुछ भी होंगे वो सरकार देगी, लेकिन गलत आंकड़ों की बेस पर वो इलेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये लोग माहिर हैं, आरएसएस और बीजेपी और ये ट्रेंड लोग जो मोदी जिसके प्रतीक हैं वो जी। माहिर हैं झूठ को सच करने में, लेकिन देश की जनता इनके झूठ को पहचानती है और वो सच नहीं होगा। जी शकील अंसारी साहब, आपने बिल्कुल सही उठाया, लेकिन आपने अपनी बातचीत के दौरान गुजरात सरकार पर एक बड़ा आरोप भी लगाया। आप बैकवर्ड रुपया खर्च हुआ था उनकी विदेश यात्रा के पर। सदस्य हैं आप। रामदास जी, जरा राष्ट्रपति के- रामदास जी दूसरे को सुन ले, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ जदयू के सांसद अली अनवर साहब जुड़ चुके हैं, हम उनका कमेंट लेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे रामदास जी। हाँ जी 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 अली अनवर साहब, यहाँ जो बहस जो चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि सोनिया गांधी आज गुजरात गई। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम कहीं से नहीं लिया, क्योंकि पिछली बार ऐसा लगा कि पिछली बार उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक बार नाम ले लिया और चुनावी रिजल्ट जो है वो ठीक उल्टा पड़ गया। सवाल सिर्फ इसी का नहीं है। अगर सोनिया गांधी, रामदास जी ने कहा कि सोनिया गांधी अगर इस चुनाव को अगर विकास का चुनाव बनाना चाहती हैं, विकास के नाम पर अगर बहस करना चाहती हैं, तो ये स्वागत योग्य है। क्या कहेंगे आप अली अनवर साहब? नहीं, देखिए, अपने विरोधी का नाम जितना कम लिया जाए जी बिल्कुल नहीं लिया जाए तो और अच्छा, जी तो ज्यादा बेहतर होता है। जी, बैड पब्लिसिटी इज शायद आल्सो इसी- पब्लिसिटी। जी इसी नीति पर वो चल रही हैं, जी लेकिन सिर्फ नाम का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इनकी पार्टी 10 साल हो गया कितनी सक्षम है वहां और किन लोगों को सामने रखा है। क्या वही लोग हैं जो पहले उसी जमात में थे जिस जमात के से लड़ाई है आज उनकी। जी उन पर अकलियतों का कितना भरोसा है। फिर सिर्फ अकलियत से ही नहीं होगा, अक्सरियत समाज में उनकी कितनी पैठ है। और फिर महंगाई है, भ्रष्टाचार है, वो जो आरोप लग रहे हैं, और आरोप क्या लग रहे हैं, लोगों के सर पर आ पड़ा है। 900 रुपया का सिलेंडर है। तो ये तो बात अब चौकी की नहीं है, अब चौका में चली गई है, किचन, जी स्टेज से किचन पर चली गई है बात। जी तो ये सब उल्टा पड़ेगा। हालांकि उनका नरेंद्र मोदी का की जो छवि है, उनके जो कारनामे हैं और उनकी जो वो है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी खूबी से वहां नहीं जीतते हैं, कांग्रेस की कमजोरी से
और इनके नकारेपन से वो जीतते हैं। जी यही हमको खत्म कहना है, इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं। जी हम क्विक रिस्पांस लेते हैं। अग्निमा से हमारी राजनीतिक संपादक हैं, बीच में उनसे संबंध विच्छेद हो गया था, वो फिर से जुड़ गई हैं। उसके बाद चलते हैं हम रामदास अग्रवाल जी के पास और सीधे सीधे शकील अंसारी द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में बात करते हैं। अग्निमा, कैसे देखती हैं आप आने वाले गुजरात के चुनाव को? क्या इसका आगाज आज से हो गया? क्या सोनिया गांधी के वहां के दौरे में आप कुछ वहां रिजल्ट देख रही हैं? नरेंद्र मोदी इसको कैसे काउंटर करेंगे, ये आप जानती हैं, आप हमें बताएं। जी उदय जी, एक तो सबसे पहले यह है कि 17 साल हो गए कांग्रेस को गुजरात में सत्ता से बाहर, और 3 साल बाद सोनिया गांधी गुजरात गई हैं और राजकोट में उन्होंने आज एक कहना चाहिए कि एक चुनावी आज ही चुनाव घोषणा उसकी तिथियां हुई और इधर सोनिया गांधी की पहली रैली हुई है। और जिस तरीके से उन्होंने पहली रैली में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया है, तो यह है कि वो अपना इस मसले पर हाथ बचा के चल रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2007 में मोदी को उन्होंने मौत का सौदागर कहा था। जी बिल्कुल। और ये बहुत उनको उल्टा पड़ा था। तो 2009 में कांग्रेस ने थोड़ा रेस्ट्रेंट रखा और उस तरीके से प्रहार नहीं किया। लेकिन कांग्रेस, आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी का जो भाषण रहा वो भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, लेकिन उनकी बात में दम नहीं आ रहा, क्योंकि खुद कांग्रेस की जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो भ्रष्टाचार के पूरे उसमें मामले में घिरी हुई है। विकास की बात कर रही हैं तो देश में सेंट्रल लेवल पे देखें तो विकास की भी उसमें कमजोर पा रहे हैं। और अभी आप कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने खुद ने माना कि गुजरात अभी सबसे आगे चल रहा है विकास उसमें। तो 17 साल से बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस के पास मोदी को घेरने के लिए केवल आंकड़े हैं। और लेकिन जो गुजरात की जनता है उसमें अगर उनको माइनस पॉइंट जाएगा अगर मोदी को जाता है, तो कि जो उनके जो साथी रहे हैं जैसे केशुभाई पटेल, इन लोगों ने एक अलग मोर्चा बनाया है, वो जरूर उनको नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस, कहना चाहिए कि कांग्रेस बहुत कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। गुजरात में बीजेपी के ही लोग उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उसका फायदा जरूर कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन ये भी मोदी की जो नेतृत्व, जो लीडरशिप है गुजरात में, उसको देखते हुए ये कहना काफी मुश्किल होगा। इसमें तो यही कहना है मेरा अभी। जी रामदास जी, आपके पास लौट के आ रहे हैं और सीधे सीधे शकील अंसारी द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब चाह रहे हैं। शकील अंसारी बैकवर्ड कमीशन के सदस्य हैं और इस हैसियत से उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के लिए जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है गुजरात सरकार ने उसको विड्रॉ नहीं किया है, इसलिए कि गुजरात सरकार उसको खर्च नहीं करना चाह रही है। आप बताएं क्या सत्यता है? जी शकील साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं जी कि एक तो हमेशा कांग्रेस की पॉलिसी रही है हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करना। अल्पसंख्यक वर्ग जो गुजरात में है उसने गए 2 चुनाव में खुलकर मोदी का समर्थन किया है। जी वहां पर इस प्रकार की भावना लगभग समाप्त हो गई है कि वहां मुसलमान और हिंदू शांति से रह रहे हैं मोदी के राज में अब तक। जी तो अब इसमें वापस उस बात को भड़काने का कोई मतलब नहीं है। जी जहां तक इन बातों का सवाल है कि सोनिया जी उनका नाम नहीं लेती, ये उनकी मर्जी की बात है। जी हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा यही है कि विकास के मुद्दे को ध्यान में रखो और उसका ही लड़ाई लड़ो। हम तैयार हैं जी, क्योंकि आप फिर घुमा करके हिंदू मुसलमान पर चले जाओगे, फिर राइट्स पर चले जाओगे, कम्युनल इश्यूज को ले आओगे, इसका कोई फायदा नहीं होना आपको। जी आप विकास की बात करिए, देश में कितना विकास किया, महंगाई कितनी कम की, भ्रष्टाचार कितना कम किया, आपके कितने लोग जेल में गए भ्रष्टाचार के कारण, आज और कब और कितने जाने वाले हैं, ये सब बातें सामने आने वाली हैं। जी आप किस आधार पर लड़ोगे भ्रष्टाचार की लड़ाई, किस आधार पर लड़ोगे महंगाई को कम करने की बात? गुजरात ने विकास किया है, दुनिया के लोगों ने माना है, और ये भी बार बार हिंदुस्तान के मीडिया ने माना है कि नरेंद्र मोदी 1 नंबर के मुख्यमंत्री इस देश के अंदर। लड़े आप चुनाव, जरूर लड़िए। जी 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 रामदास जी, बिल्कुल हम सीधे अली अनवर साहब से इसका जवाब चाहते हैं। अली अनवर साहब मत भड़काइए। जी बिल्कुल, को मत भड़काइए। अली अनवर साहब, शांति रामदास जी के वक्तव्य पर आपकी कोई टिप्पणी? हेलो
अली अनवर साहब। बीजेपी के रामदास जी बीजेपी के नेता हैं, तो स्वाभाविक है गुणगान करेंगे अपनी पार्टी का, अपने नेता का जी। अब जनता को फैसला करना है। हमने आपको बताया कि ये जो वहां बीजेपी नरेंद्र मोदी जी जीतते रहे हैं, तो उनकी वो कोई खूबी नहीं है, वो कांग्रेस की कमजोरी का और कांग्रेस के आपसी कलह का और उसी तरह के लोगों का जिस तरह से जिनसे लड़ने का वो दम्भ भरती है कांग्रेस, उन्हीं लोगों को अपने साथ लेके चल रही है। जी हमारे साथ मजबूरी है कमर्शियल ब्रेक लेने की। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, लौट के आते हैं, पास चलते हैं, शकील अंसारी साहब के पास चलते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी को फायदा इसका मिल रहा है कि कांग्रेस वहां कुछ नहीं कर पा रही है। ये उनके लिए पॉजिटिव बात नहीं है जो अली अनवर साहब कह रहे हैं, वो निगेटिव वोट पर वहां पर जीतते रहे हैं। हम इस सबसे पहले बात करेंगे इस पर अनिल जी से। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं। PSEL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PSEL इंडिया लिमिटेड। PSEL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक अजीब बात है, नरेंद्र मोदी लगातार सोनिया गांधी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी उन्हें सीधे सीधे जवाब देने से बच रही हैं। अपने इलाज के लिए सरकारी खर्चे पर विदेश जाने के मोदी के आरोप पर अब मुख्य सूचना आयुक्त भी उनके समर्थन में आ गए हैं। बावजूद इसके मोदी के तेवर कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। गुजरात का विधानसभा चुनाव इन दिनों निजी खर्चों के आंकड़ों के फेर में उलझा हुआ है। नरेंद्र मोदी इस दौरान सोनिया गांधी से सीधे सीधे उलझने का मौका ढूंढते दिख रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सोनिया गांधी पर सरकारी खर्चे पर विदेश में इलाज कराने का आरोप लगाया था। तब से ही सियासी गलियारों में इस पर खूब हो हल्ला मचा है। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला आसमान पर है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि तब नरेंद्र मोदी ने सोनिया पर कैसे निशाना साधा था। मैंने मैडम सोनिया जी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। अगर मेरी जानकारी गलत निकली, भले वो जानकारी किसी अखबार से मुझे मिली है, अगर मेरी जानकारी गलत होगी तो मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूंगा कि मेरी गलती हुई है। अब नरेंद्र मोदी अपने आरोपों पर खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की माने तो सोनिया गांधी ने अपने इलाज के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं किया। CIC की माने तो सोनिया ने अपने इलाज के लिए सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने किसी तरह की मेडिकल बिल की अदायगी के लिए सरकार से संपर्क नहीं किया। एक RTI के जवाब में मुख्य सूचना आयुक्त ने ये जानकारी दी। हालांकि ये आंकड़े पिछले साल सितंबर-अक्टूबर महीने का ही है। CIC के इस सफाई के बाद अब नरेंद्र मोदी के सुर बदल गए हैं। हालांकि अभी भी वो इस मुद्दे को भुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। मैंने कल एक जनसभा में एक अखबार में समाचार आए थे, उस समाचार को लेकर के सवाल उठाया तो तूफान मच गए। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी को देख लेंगे, मोदी को दिखा देंगे। अरे भाई मुद्दे का जवाब दो ना। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है?
नरेंद्र मोदी के बयान से साफ है कि वो किसी भी तरह से सोनिया गांधी को विधानसभा चुनाव में एक मुद्दे के तौर पर घसीटना चाहते हैं। पिछली बार सोनिया के एक बयान ने चुनावों का सारा गणित मोदी के पक्ष में कर दिया था। मोदी अब भी उसी लकीर पर बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी को भी इसका बखूबी अंदाजा हो चुका है, इसलिए शायद वो मोदी से सीधे सीधे टकराने से बच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। हमारे पास अली अनवर साहब का एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि उन्हें कहीं जाना है, वो उठना चाह रहे हैं, इसलिए सबसे पहला सवाल उनसे ले रहे हैं। हालांकि हमने वायदा किया था कि हम चलेंगे अनिल जी के पास और अनिल जी से जानने की कोशिश करेंगे। वही सवाल जो हम अनिल से पूछना चाहते थे, अली अनवर साहब से पूछना चाह रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए जो स्कॉलरशिप है उसका मोदी सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही है। ये शकील अंसारी साहब जो बैकवर्ड कमीशन के सदस्य हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं। कैसे देखेंगे आप? हालांकि रामदास अग्रवाल जी इसका दूसरा जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुजरात में हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है और इस तरीके से वहां के लोग नहीं सोचते। आप क्या सोचते हैं अली अनवर साहब? देखिए, ये सेकेंडरी है। असल बात यह है कि अल्पसंख्यकों का नरेंद्र मोदी जी पर कोई फेथ नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। वो डरे हुए हैं, खौफ में हैं। जान पहले है, उसके बाद दूसरी चीजें हैं जी। लेकिन कांग्रेस पर भी उनका भरोसा नहीं है और कांग्रेस को भी अल्पसंख्यकों पर भरोसा नहीं है। अब पिछले चुनाव में, अभी तो चुनाव आज शुरू हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है जी। पिछले चुनाव में हमको जहां तक जानकारी है 8 मुसलमानों को टिकट दिया था कांग्रेस ने जी। सिर्फ 8 को, और जिन लोगों को बीजेपी से संघ परिवार से लाके टिकट दिया था वो सब हार गए। इस 8 में से 6 को ये जीते। तो पहले तो कांग्रेस को भी मुसलमानों पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है जी। हम तो चाहते हैं कि ये बीजेपी, नरेंद्र मोदी और कांग्रेस दोनों वहां से खत्म हो। दोनों के रहते गुजरात का सही, गांधी के गुजरात के बारे में जो परिकल्पना आती है वो नहीं बनने वाला है जी। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं जी। हमारी तो इच्छा है जी, सदिच्छा है कि कोई तीसरी ताकत वहां पर उठे। कौन तीसरी ताकत हो अली अनवर साहब? क्या आपकी पार्टी जा रही है वहां? हमारी पार्टी जाएगी वहां। पूरे जो भी ताकत है हम लोग वहां लगाएंगे। सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, अभी नहीं कह सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, पार्टी के आला कमान हमारा बताएगा जी। लेकिन जो हमको जानकारी है उसमें पार्टी वहां कंटेस्ट करेगी। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। आपकी सदिच्छा है कि वहां कोई तीसरी शक्ति उभरे, और वो तीसरी शक्ति आप अपनी पार्टी को अगर मान रहे हैं तो सारी सीटों पर आपको चुनाव लड़ना होगा, जिसके लिए आप अभी मुतमईन नहीं हैं कि वो तमाम सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अली अनवर साहब। आपको कहीं जाना है इसलिए आपसे ये प्रश्न जल्दबाजी में ले लिया गया। लौट के आते हैं अनिल के पास, और अनिल जी आपसे वही सवाल पूछते हैं क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं मिला हमें कि अल्पसंख्यकों के लिए जो स्कॉलरशिप था उस स्कॉलरशिप का भरपूर इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि वो विड्रॉ नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हम ये मान लें जो रामदास अग्रवाल जी हमें आर्गुमेंट दे रहे हैं उसको हम मान लें कि वहां हिंदू और मुस्लिम नाम का विभेद खत्म हो गया, इसलिए अल्पसंख्यक नाम पर चलने वाला स्कॉलरशिप वहां नहीं लिया जाता? अनिल ठाकुर जी। मुझे ऐसा लगता है और मैं बहुत शिद्दत से इस बात में विश्वास करता हूं, शकील साहब जी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा ये कि अगर किसी पार्टी ने जी यहां समाज को कौम के नाम पर, अकलियत और अक्सरियत के नाम पर जी, जाति के नाम पर, कुनबे के नाम पर बांटने का काम किया है, तो ये सबसे बड़ा योगदान इसमें कांग्रेस का है जी। और मैं बहुत शिद्दत के साथ इससे कहता हूं, बल्कि
मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात में फिर से वो सारी चीजें अगर दोहराई जाएंगी तो ये फिर उसी आधार पर, जिस आधार पर ये क्यों, मैं तो ये बुनियादी एक सवाल उठाना चाहता हूं कि क्यों अक्सरियत के नाम पर, अकलियत के नाम पर, मुस्लिम समुदाय के नाम पर इस पर पैसे के बजाय कोई ऐसा एक आधार क्यों नहीं बन सकता है जिसमें कि जो जरूरतमंद है उसे पैसा दिया जाए, उसे स्कॉलरशिप दी जाए, उसे बाकी की सुविधाएं दी जाए। तो ये जो सारा का सारा खेल है, ये जो सारा का सारा राजनीतिक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहां जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मैं एक बहुत बुनियादी बात कह रहा हूं, मुझे लगता है कि जो हमारे यहां का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे इतनी सारी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। नरेंद्र मोदी बदमाश हैं, नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, सोनिया जी अपने को साबित करने की कोशिश कर रही हैं, नहीं मैं तो एकदम से मुसलमानों के हित में काम करने वाली हूं, और बाकी के, तो ये सारा जो घालमेल है और इसके कारण समाज में जो एक बहुत ही मोटी विभाजन रेखा बन रही है समाज को बांटने में, इससे राजनेताओं को हमेशा बाज आना चाहिए, और चुनाव के समय तो खास तौर पर बाज आना चाहिए। छोटे मोटे फायदे के लिए देश का ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जी, लेकिन अगर इससे बाज आ जाएं तो दूसरी बात, मैं एक विकास के संदर्भ में जो बात आपने उठाई थी उदय जी, विकास के संदर्भ में कि विकास का जो मामला है, अब देखिए गुजरात में विकास हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, मेरा नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें बताती हैं। अगर टाटा को दिक्कत होती है बंगाल में तो वो अपना नैनो का प्लांट गुजरात ले जाते हैं। अगर मानेसर में मारुति प्लांट में परेशानियां पैदा होती हैं तो गुजरात में जाने की बात वो सोचने लगते हैं। आखिर गुजरात ही क्यों? वजह क्या है गुजरात ले जाने की? तो गुजरात में ऐसा लग रहा है कि माहौल कई जगह से बेहतर है। दूसरी बात, सोनिया गांधी अगर कह रही हैं कि गुजरात में माहौल बहुत खराब है, तो वो ये आंकड़े पेश करें सोनिया गांधी कि जहां जहां उनकी सरकार है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां इतने प्रतिशत चोरी है, इतने प्रतिशत डाकाजनी है, इतने प्रतिशत, तो ये आंकड़े पेश करके और वहां के बारे में फिर बताएं कि गुजरात में ये है। तो अपने मामले में सब चुप रहते हैं। जैसे महंगाई की अगर बात आप कांग्रेस के किसी व्यक्ति से करें तो वो बोलेंगे कि वैट अपने यहां क्यों नहीं कम कर देते, वो अपने यहां वो बाकी के टैक्सेस क्यों नहीं कर देती बीजेपी। मतलब आप बीमार करें और बोलें कि वो डॉक्टर से दिखाएं। तो ये जो सारा खेल है, ये जो सारा तमाशा है आरोप प्रत्यारोप का और बेवजह इस तरह का, ये चुनाव में बहुत ज्यादा अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत ज्यादा। यानी अनिल जी, हम ये मान के चले, रामदास जी ने जो आर्गुमेंट दिया हम उसे मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि गुजरात के जो लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर सोचने से इनकार करते हैं, क्या ये माना जाए? मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के बारे में जो बाहर लोग चिंता कर रहे हैं, खास करके जो कांग्रेस और कुछ और भी लोग जो चिंता कर रहे हैं गुजरात के बारे में, अगर वो इस तरह की चिंता करना छोड़ दें तो गुजरात में शायद और बेहतर माहौल हो जाए। जी, अग्निमा आपके पास आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात, मैं उदय जी सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट आपको कर रहा हूं, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि रामदास जी ने जो कहा था, मैंने जो एक बात कही उसके जवाब में रामदास जी ने ये कहा कि इस तरह के आंकड़े और ये सारी चीजें, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं यही बात दिग्विजय सिंह के बारे में भी कहना चाहूंगा। मैं यही बात कांग्रेस के उन और आला अधिकारियों के बारे में और आला राजनीतिज्ञों के बारे में भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो चीजें हैं, गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं, गलत ढंग से चीजों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने की कोशिश की जाती है, ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी करते हैं, ये दिग्विजय सिंह भी कर रहे हैं। इन सारे लोगों को बाज आना चाहिए। ये मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के संदर्भ में नहीं कह रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भी कह रहा हूं। जी, अग्निमा के पास चलेंगे, अग्निमा से पूछेंगे। ये पूछना तो चाहिए था रामदास जी से
और रामदास जी से, लेकिन मैं जानता हूं कि रामदास जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं, निश्चित तौर से वो पक्ष के उत्तर देंगे। मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूं अग्निमा से। अग्निमा, अनिल का साफ साफ कहना है कि गुजरात के बाहर के लोग अगर गुजरात के बारे में हिंदू मुसलमान के टर्म में अगर बात करना छोड़ दें तो गुजरात की स्थिति और अच्छी हो जाएगी। क्या मानती हैं आप? हाँ बिल्कुल उदय जी, हम गुजरात से बाहर बैठ के जो सोच रहे हैं उस तरह का गुजरात में माहौल ही नहीं है। बिल्कुल जो हम कहें कि दिल्ली में बैठ के जिस तरह का पत्रकार सोचता है या नेता एक कहता है, उससे बिल्कुल गुजरात की स्थिति अलग है। ये निश्चित है कि 10 साल से, जब से 2002 के बाद कोई वहाँ पे दंगे नहीं है। मुस्लिम अब कहा जा रहा है कि खौफ में है, लेकिन जो अब माहौल है वहाँ पे विकास का जो माहौल बना हुआ है उसमें मुसलमान भी तरक्की कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक दूसरा बड़ा समुदाय है वो ही तरक्की कर रहा है, मुसलमान भी तरक्की कर रहे हैं। और पिछले जो कई चुनाव हुए हैं उसमें मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है, काफी बड़ी संख्या में दिया है, और उसके काफी लोग जीते भी हैं स्थानीय स्तर के हम चुनावों की बात करें। लेकिन जो 10 साल का कहना चाहिए कि एक इनकम्बेंसी फैक्टर आ ही जाता है, वो पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है जिसमें कांग्रेस की जीत हुई है। और इसमें फिर मैं ये आपको कहूंगी कि ये केवल हिंदू मुस्लिम का मसला वहाँ पे अब उस तरह से रहा नहीं है। गुजरात में जो मुस्लिम है वो भी चाहता है कि शांति बनी रहे और वो उसके जो व्यापार है, उसका धंधा है, वो शांति से चलता रहे। तो इसलिए मोदी के लिए काफी प्लस पॉइंट हो जाता है वहाँ के माहौल में। और माइनस पॉइंट मैं फिर दोहराऊंगी कि वही माइनस पॉइंट ये है कि जो केशु भाई या कहें अलग हुए हैं सौराष्ट्र में, जो कहना चाहिए कि थोड़ा बहुत नुकसान वहाँ पे उनको हो सकता है। दूसरा जेडीयू जो है वो जाएगा तो वो भी कांग्रेस के वोट ही काटेगा। जेडीयू को कोई वैसे बीजेपी के वोट नहीं मिलने वाले वहाँ पे, उनको कांग्रेस के जो ऐसे वोट हैं थोड़े बहुत वो मिलने वाले हैं। फिर वहाँ की जो स्थिति में मैं सबसे बड़ा जो मुद्दा अब आएगा कि हमें वो इंतजार करना चाहिए कि किस तरह के उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी अच्छे उम्मीदवारों का चयन कर लेते हैं, और पिछले चुनाव में उन्होंने काफी बदलाव किए थे, बड़ी संख्या में दोबारा रिपीट नहीं किए थे, अगर इस बार वो ऐसा करते हैं तो काफी कुछ जो चुनाव परिणाम है गुजरात के उस पर निर्भर रहेंगे। आपके पास लौट के आएंगे। आपने जो आरोप लगाया उस आरोप का अभी तक मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। अनिल जी ने भी जो बात कही वो दाएं बाएं से निकल जरूर गए, लेकिन ये किसी के पास आंकड़े मौजूद नहीं है कि अल्पसंख्यक के नाम पर दिए गए जो हैं, जो भी वहां पैसे दिए गए उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है और वाकई गुजरात की जनता अगर हिंदू और मुसलमान के सेंस में उसने सोचना छोड़ दिया है तो ये तो अच्छी बात है। अली अनवर साहब, जी अली अनवर साहब। ओ आई एम सो सॉरी अली अनवर साहब ये उठ गए हैं। हम शकील साहब से ही सवाल पूछते हैं। शकील साहब, आपने हमारा ये सवाल सुना, आप उसका उत्तर दें। ये आप ही का लगाया गया आरोप था, मैंने गलती से अली अनवर साहब को एड्रेस कर दिया। आप हमारी बातों का हम आश्चर्यजनक हैं। हमारे भाई अनिल जी ने भी जिस तरह से रिप्लाई दिया जी, अब इस इशू को वाकई हम नहीं बहुत उठाना चाहते थे, लेकिन बोलना तो जरूर चाहते हैं जी जी, कि कौन से धर्म की बात करते हैं, कौन सा इस मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं, कौन से सेकुलरिज्म और कौन से बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के, गुजरात के और देश की, जिसमें हिंदुस्तान के एक कम्युनिटी के लिए सरकार अगर कोई स्कीम बनाती है तो स्कीम को अमल में लाया जाए या नहीं लाया जाए उस पर आप कम्युनलिज्म की बात करते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात लगती है। और कि अगर दलित समुदाय के लिए SC ST की स्कीम है, OBC की स्कीम है, इस देश में किसानों के लिए स्कीम है, मजदूरों के लिए स्कीम है, इंडस्ट्रियलिस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों के लिए स्कीम है, उसमें अगर अल्पसंख्यक को जो सच्चर कमेटी ने बताया कि यहाँ स्थिति इनकी बहुत नाजुक है, इनको एजुकेशन और मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एजुकेशन है, वो एजुकेशन की स्कीम गुजरात सरकार नकारती है तो हमको कोई हैरत नहीं है, वो नकारेगी। लेकिन अनिल भाई भी इस बात को ऐसा कहे तो हमको आश्चर्य जरूर लगता है। दूसरी बात, ये आंकड़े की बात कहा उन्होंने। आंकड़े तो मौजूद हैं कि लोक आयुक्त की बहाली गुजरात में नहीं हुई और करप्शन के खिलाफ ही आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो उनके यहां क्या आंकड़े मौजूद हैं
जो सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, कुपोषण में बिहार के, गुजरात के लोगों की स्थिति बहुत नाजुक है। आंकड़ों के साथ पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड आए, उसके जवाब तो कोई नहीं दे पाए, न रामदास जी और न दूसरे। और आंकड़े सही लाने की बात करें, किसानों की सबसे ज्यादा हत्याएं गुजरात में हुई है, आंकड़े मौजूद हैं। और चुनाव गुजरात का हो रहा है जी, ये केंद्र सरकार का नहीं है। गुजरात सरकार का जब चुनाव हो कि उनकी उपलब्धियों, उनकी नहीं उपलब्धियों पर चर्चा होगी, ना कि देश के अन्य राज्यों की उपलब्धियों नहीं उपलब्धियों की चर्चा होगी। वहां केंद्र ने जो पैसे दिए हैं, पूरे तौर पे 50% से ज्यादा फंडिंग केंद्र की हुई है। इंटरनल रिसोर्सेज उन्होंने कहां जमा किया है, बात इसकी होगी, बात तो वहीं के डेवलपमेंट की होगी ना, गुजरात की। तो इस पर आश्चर्यजनक बात है। दूसरे, आप चुनाव को, अगर ये बात आपने जैसे एजेंडा के तौर पे आपने अभी लिया, जो हमने कहा, मैं साक्ष्य के साथ कहता हूं कि अल्पसंख्यकों की स्कीमों को गुजरात सरकार ने नहीं लिया। इसको हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन एक समुदाय एससी और एसटी के लिए मैंने गिनाया कि सारे सेक्टर के लिए स्कीम्स है, उस स्कीम को उन्होंने नकारा। तो वो कौन सी सेक्युलरिज्म है जो गुजरात में हिंदू मुस्लिम का भेद खत्म हो गया इसलिए स्कीम नहीं लेंगे जी? तो वो हिंदू मुस्लिम और जात कास्ट सबका भेद खत्म हो गया, किसान मजदूर का भेद खत्म हो गया, केंद्र की कोई स्कीम को लागू ना करे गुजरात में जी। और जो समर्थन में बोलने वाले ये भी बोले कि कोई सरकार कोई स्कीम नहीं लाए, तो ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है। गुजरात में जितनी बढ़ा के उपलब्धियों का ब्यौरा दिया जा रहा है, हमारे ख्याल से आंकड़े बताते हैं कि उतनी बड़ी उपलब्धियां चलिए, ये अब चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो बढ़ा कर दिया गया या उसमें क्या है, वहां की जनता कैसे वोट करती है। हम चलते हैं रामदास अग्रवाल जी के पास और रामदास अग्रवाल जी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई गुजरात में हिंदू मुस्लिम के नाम पर सोचना बंद हो गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं जी, ये जो आंकड़े स्टेट के संबंध में दिए जा रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी डिटेल हर एक के पास नहीं हो सकती जी। इसलिए मैं अभी आपको ये नहीं कह सकता, लेकिन एक बात आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, जो अग्निमा ने भी कहा, अनिल जी ने भी कहा, शकील साहब कभी इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको अधिकार है अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा करने का, और वो करें, अच्छी बात है जी। मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता जी, लेकिन आप इस बात को मानकर चलिए जी कि गुजरात के अंदर जो विकास का एक प्रवाह शुरू हुआ है, उसको हम अटकने न दें, ये रुकने न दें जी। सरकारें आती हैं, जाती हैं, चली जाती है जी। मोदी ने काम करके दिखाया है, तो अगर गुजरात की जनता मोदी जी के पीठ पर हाथ रखकर उनको फिर से आशीर्वाद देती है जी, तो इसमें हमको सबको जी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। दिसंबर महीने में ये बात स्पष्ट हो जाएगा। हमारे साथ समय की तंगी है रामदास अग्रवाल जी, एक खास समय में हमें कार्यक्रम को खत्म करना होता है, तो आप नहीं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं जी, जल्दी क्विकली, इसलिए कि खत्म छोटी से। देखिए, विकास का सकल विकास जी गुजरात के अंदर +12% रहा है जी, जो हमारे देश के सकल उत्पाद का डबल है जी। तो ये क्या कम उपलब्धि है जी? इससे आंख बंद कर लेंगे सब लोग? क्या विरोधी केवल मोदी के ऊपर अपना वार करने के लिए चुनाव के लिए मना करेंगे कि उन्होंने विकास नहीं किया? ये तो सरासर अन्याय होगा किसी के साथ। ये चुनाव के समय ये हवा बहती है, अब इसे जनता कितनी अपने साथ आत्मसात करती है, ये दिसंबर महीने में स्पष्ट हो जाएगा। हमारे साथ समय की मजबूरी है। फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ, जो आज के सियासी हालात पर तल्ख टिप्पणी करती है। इसे लिखा है आदम गौंडवी ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हमारे अतिथियों को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। धन्यवाद। न इनमें वो कशिश होगी, न बू होगी, न रआनाई। खिलेंगे फूल बेशक लॉन की लंबी कतारों में। अदीबों, ठोस धरती की सतह पर लौट भी आओ। मुलम्मे के सिवा क्या है फलक के चांद तारों में। रहे मुफलिस गुजरते बेयकीनी के तजर्बे से। बदल देंगे ये इन महलों की रंगीनी मज़ारों में। कहीं पर भुखमरी की धूप तीखी हो गई शायद,
जो है संगीन के साए की चर्चा इश्तहारों में। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि।